जो स्टैंड्स होते हैं ये देखने के लिए होते हैं कि क्या आप अपने घर वालों का कहा मानते हैं कि नहीं। प्लस इसके कुछ फालतू फ़ायदे भी होते हैं कि जैसे मोबाइल ना होने से या ड्राइविंग ना करने से कुछ और भी फ़ायदे होते हैं कि बंदा ऐसे लोगों से राब्ते नहीं करता जो कि स्लिपरी लोग होते हैं। लेकिन असल देखने में हमने ये देखना होता है कि क्या आप अपने घर वालों की खुशी को मुकद्दम जानते, क्योंकि घर वालों ने बहुत सफ़र किया होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें आम तौर पर पेशेंट इस पे रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो समझते नहीं है कि हम उनसे घर वालों की बात मानने का पहलू देखना चाहते हैं कि क्योंकि अगर उन्होंने घर वालों की बातें मानना शुरू कर दी तो हमारे ख्याल से वो हो गए ठीक। यानी कोई भी पेशेंट या नशे का मरीज़, ये जो बच्चे हैं, अगर अपने माँ बाप और घर वालों का कहा मानने लगे, एहतराम करने लगे, तो उसके बाद इलाज बस खाली रस्मी रह जाएगा, फिर बाकी कोई इलाज बचता नहीं है। ये एक बात इतनी अहम है कि अपने ही ख़ास घर वालों का जो यूनैनिमस डिसीजन हो, इकट्ठा फ़ैसला हो और उसको मान लेना बखुशी और सरे तस्लीम खम कर लेना, इसके बाद इलाज एक रस्मी कार्रवाई रह जाती है, वो उसका इलाज हो गया। और जो ऐसा नहीं करता उसको बहुत सारे इलाज की ज़रूरत होती है जिसकी राह हमवार वो करता रहता है। लेकिन अपने घर वालों का कहा ना मानना बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ़ देह हो जाता है। जैसे कि कल सुबह, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो इस वजह से ख़राब थी कि कल सुबह जब मुझे पहली टेलीफ़ोन कॉल मैंने रिसीव की तो हमारा एक पेशेंट जो आउटडोर में ज़ेरे इलाज था और जिसका होम डिटॉक्स हुआ था, उसने 4-5 दिन पहले घर वालों को ये कहा कि मैं अब मेडिसिन नहीं खाना चाहता और ये बात आपने डॉक्टर साहब को भी नहीं बतानी। तो उन्होंने मान ली ये बात घर वालों ने। फिर उसने कहा कि मेरा जो वीज़ा आया है कनाडा से, मैंने कनाडा ज़रूर जाना है और डॉक्टर साहब मना करते हैं, तो आपने ये बात भी डॉक्टर साहब को नहीं बतानी कि मेरा कनाडा से वीज़ा आ गया है। क्योंकि मुझे पता था कि वीज़ा आ रहा है और मैंने कहा था कि ना जाइएगा, आराम से यहाँ अपने इलाज में करें, आगे जाके पढ़ने का काम आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा घर वालों को कि डॉक्टर साहब को ना वीज़े का बताना है ना मेडिसिन का बताना है। और कल सुबह मेरी आंख जो खुली वो इस टेलीफोन से खुली कि जिसमें सब रो धो रहे थे और कह रहे थे कि उसका बहुत बुरा हाल है, जबकि ही वॉज ऑलरेडी डेड। और वो कह रहे थे कि जाग निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने कहा कि आप अभी 35 मील के फासले पे हैं, तो आप जल्दी से फ़लाँ हस्पताल लेके जाएँ, बहरिया के हस्पताल में, और वहाँ के डॉक्टर से बात कराएं। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर्स ने लिखा कि रिसीव डेड। ये बातें जो होती हैं, जो घर वालों को अपने साथ शामिल कर लेना, ड्रग्स की ओवरडोज, नाक के करीब सफ़ेद पाउडर, मुंह से जाग निकल रही, नाक से खून निकल रहा और दिल बंद हो गया, जो कि ज़ाहिर है आइस से होता है हादसा। और उसके बाद मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़ोर से तेज़ हुई, क्योंकि सोते में उठ के आप ऐसी ख़बर नहीं सुनना चाहते कतई। और मुझे अस्पताल जाना पड़ा चेकअप के लिए, और कल सारा दिन मेरे टेस्ट होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट ठीक हैं, लेकिन कल का दिन जो है बस इसी तरीके से गुजरा कि अपने घर वालों का कहा नहीं मानना, बल्कि उनसे अपना कहा मनवा लेना। सिर्फ इतनी बात है कि अगर अपने घर वालों का कहा मान लें तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अपने घर वालों का कहा ना माने और उनको पाबंद कर दें किसी तरीके से कि आपने डॉक्टर साहब को नहीं बताना, और जनरली भी परहेज़ किया करें डॉक्टर साहब से बात करने पे। ये जनरल परहेज़ है, सब जो अपने घर वालों को बताते हैं कि डॉक्टर साहब का परहेज़ है। तो ये जो मशवरे होते हैं ना, जो घर वालों को देना और घर वालों का पीछे लगना, असल बात यह है कि आपका मरीज़ ठीक होगा जब वो आपके पीछे लगेगा। ये पक्की लिख लें, ये पक्की बात लिख लें
कि आपका मरीज तब ठीक होगा जब वो आपके पीछे लगेगा। और ये काम आपने सीखना है कि अपनी औलाद को अपने पीछे कैसे लगाना है। ये बात सीखने की है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इलाज यही एक इलाज है कि आपका बच्चा आपके पीछे लग जाए, या आपका फैमिली मेम्बर घराने के पीछे लग जाए, अपने घराने के पीछे लग जाए। और आपकी एहतियात फ़िलहाल है कि अगर आप उसे अपने पीछे नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं फ़िलहाल? अगर आप उसे अपने पीछे नहीं लगा सकते तो फ़िलहाल आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके पीछे ना लगे कम से कम, यानी कम से कम आप उसके पीछे ना लगें। अगर वो आपके पीछे नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने लिए तो आप ये कह सकते हैं कि हम पीछे नहीं लगेंगे, आप ये नहीं शायद कह सकते कि उसको पीछे लगाएंगे। मसला तभी हल होगा जब उसको पीछे लगाएंगे अपने। और पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप उसके पीछे ना लगें, अगला स्टेप ये हो सकता है कि वो आपके पीछे लग जाए। ये एक सिंपल सी बात है कि आज यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती अगर ये बच्चा आपके पीछे लगा होता। अगर माँ बाप के पीछे लगा हो कोई बच्चा तो वो उसको कभी विलिंग वेज नहीं आना पड़ेगा। अगर अपनी फैमिली की जो इज़्ज़त आबरू है, ये जो रवायात हैं, अपनी फैमिली के दस्तूर हैं, अगर उसने उसका एहतराम किया होता तो ऐसा होता ही ना। अगर आप अपने वालदैन की हदायतकारी के पीछे लग जाएं, किसी को फॉलो करना, जैसे किसी को लीडर बना लेना, यानी वालदैन को लीडर बना लेना और उनको फॉलो करना। और अगर आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो वालदैन को फॉलो करता था और वो बच्चा बर्बाद हो गया है तो मुझे ज़रूर वो बच्चा बता दें, वो मैं ले लेता हूँ। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना कि जो वालदैन का कहा माने और बर्बाद हो जाए। हाँ, हो सकता है वो डिप्टी कमिश्नर ना बने, या हो सकता है कि वो कोई बड़ा कारना SSP ना बने, या बड़ा वकील ना बने, बड़ा डॉक्टर ना बने, कोई सैगल ना बन सके वो, लेकिन मज़े करेगा और वालदैन उसके लिए तन मन धन और सदके वारी भी जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, पर ये शायद आपके बस में अभी नहीं है। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी आपको कि कैसे आप अपनी औलाद को अपने साथ लेके चलें, कैसे उनसे बात मनवाएं, अपनी रिट कैसे इस्टेब्लिश करें, ये हम बताते रहते हैं। लेकिन सरेदस्त इतना तो आप कर सकते हैं कि उसके पीछे मत लगें, उसको बोलो कि नहीं ये काम नहीं, ये जो तुम कहते हो ना कि डॉक्टर को नहीं बताना, और डॉक्टर को हमने हायर भी किया है, जैसे ड्राइवर को हायर करके पीछे बिठा लें और ख़ुद गाड़ी चलाते रहें। बड़े लोग ऐसे करते हैं कि वो खुद पीछे बैठ के तो ड्राइवर को कहते हैं तुम चलाओ गाड़ी, और जहाँ पार्किंग शार्किंग के मसाइल हो, कोई ट्रैफिक गंदी हो, तो फिर ड्राइवर को कहते हैं अब तुम आ जाओ। देखिए, ये बाज़-औक़ात लगता है लोग ये समझते हैं कि देखो ना 5 बच्चे हैं तो ये बाकी 4 तो ठीक हैं, तो ये एक बच्चा जो नशा करता है तो ये परवरिश का कसूर है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि वो जो 4 अच्छी परवरिश वाले हैं ये परवरिश का मामला है। असल में जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे टफ लव प्रिंसिपल पहला जो है वो ये कहता है कि नशे के जो रुझानात और रवैये हैं इनकी जड़ें मुआशरे में होती हैं और वहीं से ये नशोनुमा पाती हैं। यानी जो नशे और ख़राब रवैये इनके जो जड़ें हैं वो मुआशरे में कहीं हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुआशरा, पार्टी, शादी ब्याह, मेहंदियाँ, ये यहाँ कुछ हो रहा होता है, वहाँ से ही ये काम आगे फैलता है। और वालिदैन अक्सर ये सोचते रहते हैं। कल ही मुझे एक मियाँ बीवी से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिनका एक बहुत बड़ा दुख था। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी इस दुख से मर गई है, यानी ज़िंदा दरगोर हो गई है, कि रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो नशा करता है यकीनी तौर पर तुमने कोई गलत काम किए होंगे जिसका नतीजा ये है कि तुम्हारा बच्चा नशा करता है। ये करीबी रिश्तेदार जिन पे आप 100 एहसान भी करते हैं, जिनके साथ आप मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं, वही ये बातें भी करते हैं कि ये जो आपका बच्चा नशा करता है वो इस वजह से करता है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा। यानी आप ज़रा सोचिए कि वो कैसा खुदा होगा जो
किसी माँ या बाप के किसी गुनाह का बदला एक मासूम बच्चे टीनेजर को देगा। ये इतना जो है तो कॉमन सेंस ही बता देती है कि ऐसा नहीं होता। और जब किसी को एक रिश्तेदार और 2 फिर 4 फिर 10 फिर 20 रिश्तेदार ऐसे कहेंगे और 20 बार कहेंगे तो उसको यकीन आ जाता है। फिर आप जितना मर्जी उसको समझाएं। तो कल उन्होंने मुझे कहा वैसे गल तो बड़ी मशहूर है कि माँ बाप दे गुनाह औलाद दे अगे आते हैं। तो मैंने कहा कि वैसे सुनने में तो बहुत आता है, लेकिन मैं आपको एक हफ्ते में निकाल के दिखा दूंगा कि किस शरीफ आदमी ने ये बात सबसे पहले की थी और दुनिया को बताई थी और फैलाई थी। क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलत फहमियाँ सैकड़ों साल से दुनिया में फैलाई जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं, और हम उनको बड़े एहतराम से और तकद्दस से अपने सीने में बसा लेते हैं और वो बातें सही नहीं होती। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। परसों मुझे एक साहब बता रहे थे कि बंदा कितना भी बेईमानी से पैसा कमाए लेकिन उसमें गरीबों को कुछ वो हिस्सा दे, बड़ी गरीबों को खाने शाने खिलाए तो वो सारा पैसा साफ़ हो जाता है। मैंने कहा हो जाता होगा, मुझे क्या एतराज़ है। तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। कहते लेकिन एक बात और बताएं कि जब वो गरीबों को खाना शाना खिलाता है ना, उसका सवाब उसको नहीं पहुंचता, उसका सवाब उसको कतई नहीं पहुंचता। कि जिससे पैसे लूटे थे उसका सवाब उसको पहुंचता है। मैंने कहा हिसाब किताब रखने में बड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट मजबूत चाहिए। यानी आप देखिए कि कैसी दिलचस्प लॉजिक होती है। नशे की जड़ें, ख़राब रवैयों की जड़ें, ये सारी मुआशरे में फैली हुई हैं। और कहीं बीच में आपका बच्चा लपेट में आ जाता है, वो रास्ते में आ जाता है। देखिए बीच में रास्ते में आ जाता है, वो गलत मौके पे गलत जगह पहुंचा हुआ होता है, वो गलत मौके पे गलत जगह गलत बंदे से बात कर रहा होता है। तो जब ऐसा होता है तो वो बच्चा नशे का तजर्बा करता है जिससे उसको मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ में पड़ जाता है तो माँ बाप फिर उसको समझाते हैं कि भाई बाज आ जाओ, तुम ये ना करो। कभी उसको डांटते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी लालच देते हैं। लेकिन जब वो इलाज मुआलजे में आ जाता है तो फिर वो कहता है कि भेद रखो कि ये जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ ये डॉक्टर साहब को नहीं बताना। और फिर मुझे आके घर वाले कहते हैं कि वो सिगरेट पीता है लेकिन उसने कहा था कि डॉक्टर साहब को नहीं बताना, लेकिन आप इस बारे में उसे समझाएं। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे बताऊं कि वो सिगरेट कहाँ पी रहा था जहां मैंने उसको देख लिया और आपका नाम नहीं लेना, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। यानी वो डरते हैं इस बात से कि अगर उनका नाम लिया गया तो मरीज़ उनके साथ कोई नाराज़गी का इजहार करेगा। तो मजबूरन हमें फिर एक ड्रोन रखना पड़ा कि जो फिरता रहता है जी, वो ड्रोन फिरता रहता है और देखता रहता है कि कौन कहाँ छत पे किसी जगह खड़े होके हवसदा जगह में सिगरेट पी रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये बहुत मुश्किल है कि फ़िलहाल आप अपने मरीज़ के पीछे लगने से बाज आ जाए। जो इन्होंने कहा है उसका लुब्बे लुबाब बताऊँ कि मैं एक बेहतरीन जॉब करता था और वहाँ मैंने ये आइस का नशा करना शुरू कर दिया और मैंने फिर कभी 1 छुट्टी, कभी 2 छुट्टी, कभी 3 छुट्टियां करनी शुरू कर दी। और बिलाखिर मेरी बॉस से लड़ाई हुई और मैंने कहा कि जिसे कहते हो तो मैं होने तो हम तलाक दे देना, और उसने कहा दे दो, तो फिर इन्होंने तलाक दे दी। तो नशे में तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब घर आए होंगे तो घर वालों ने पूछा होगा कि भाई आपने जॉब छोड़ दिया है या क्या हुआ है। मैंने खुद रेजिग्नेशन दिया क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इंतज़ार कर रही है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे। और घर वाले कहते हैं वेल डन बच्चा, तुमने बहुत अच्छा किया। माँ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। दुनिया में एक बेटे का जब भी मुकाबला माँ से खड़ा हो जाएगा, याद रखिए कि जब भी माँ और बेटे का कोई मसला होगा तो जो भी आएगा किसकी हिमायत करेगा? माँ की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज वाली एक इम्यूनिटी है जो कि एक माँ को हासिल होती है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो जो परफेक्शनिज्म की बात हो रही थी वो तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। परफेक्शनिज्म इसलिए होता है कि लोग कहीं हमारे अंदर जो नक्स है वो ना देख लें, इसलिए हम चीज़ों को परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर की शेम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है। लेकिन परफेक्शनिज्म का ऑपोजिट एक लफ्ज़ है, परफेक्शनिज्म का ऑपोजिट एक लफ्ज़ है और वो है एक्सीलेंस।
इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई चीज़ बेकिंग के लिए रखते हैं तो वो ऐसे उभर आती है, तो यानी अपने अंदर से वो उभर के खुशबू फैला देती है चारों जानब। और टू एक्सेल इसको कहते हैं, टू ग्रो फ्रॉम विद इन, कि आपके अंदर जो है खुमीर, आपके अंदर जो है उसको बाहर निकालें। और उसमें किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप आपके कभी आपको कंपेयर करते हैं भाई से, कभी कज़न से, कभी महल्लेदार से, कभी कोई टीवी पे कोई करैक्टर नज़र आता है तो उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन कंपैरिजन में बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करेंगे जो मुआशरे में आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? जब आप अपना मुकाबला उस बंदे से करेंगे जो मुआशरे में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? उसको देख के तो आपको बहुत बेचैनी होगी कि वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखेंगे जो मुआशरे में आपसे कमतर परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप अच्छा नहीं महसूस करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि मुझे कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आपसे कमतर नज़र आता है तो आप समझते हैं कि स्टे पुट, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा आपको कभी किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं। आपका कंपैरिजन आपके कल्ब से है, आपके अंदर से है, आपके खुमीर से है कंपैरिजन, कि आपका खुमीर कैसा है, उसको उभारना, उसको ग्रो करना असल मसले को हल करेगा। और उसके लिए थोड़ी हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ थोड़ी आंच बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो देखने वाले को खुद ब खुद पता चल जाता है। जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि आप ज़रा मुझे मौका दें, चांस दें, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। आपने कभी ये फ़िक्रा सुना है? दिखाऊंगा बोला भी है, क्योंकि ऑलवेज ये कहना कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, इसका मतलब है मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत यह है कि मैं आपको दिखाऊं। मेरी ज़रूरत मेरा इत्मीनान नहीं है, मेरी ज़रूरत आपका इत्मीनान है, मैं आपको दिखाऊंगा। जबकि जो बंदा अपने अंदर से सोचता है वो ये फ़िक्रा नहीं कहता, वो कहता है मैं ये करूंगा, क्योंकि जब मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ये मैं इसलिए करूंगा कि यही अच्छा काम है करने का। ये जो हम स्टैंड्स लगाते हैं और पेशेंट्स की मदद से रिवाइज़ करेंगे, इसमें ये पहलू अपनी जगह समझने की ज़रूरत है कि वालिदैन की रिट को हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये जो हम समझ रहे हैं कि वालिदैन अब इस काबिल हो गए हैं कि इस बच्चे की निगहदाश्त कर सकें, इसकी मैनेजमेंट कर सकें, क्या ये इसकी मैनेजमेंट कर लेंगे? क्योंकि जब आप हमारे पास लेके आते हैं तो उस वक्त हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप उसकी मैनेजमेंट नहीं कर सके, और फिर हम इस मफरूज़े के तहत आपको सिखाना शुरू करते हैं कि आप इसकी निगहदाश्त, इसकी हिफाजत करने के काबिल हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा। तो हमारा काम है वालिदैन को ये बताना कि जब हम आपको वापस करेंगे नौनिहाल, तो आपने आगे महफूज तरीके से इसको चलाना है। और हमें पता इस तरह चलता है कि क्या आप उससे कुछ मामूली बातें मनवा सकते हैं चंद दिन के लिए, कि रात को इतने बजे सोना है, सुबह इतने बजे जागना है, ये टेलीफोन, ये सेल फ़ोन, ये गाड़ी का इस्तेमाल, जो कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ें क्या आप रोक के अपनी रिट का इजहार कर सकते हैं? वो वक्त भी आने ही वाला है, मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स हमें खुद कहेंगे कि हमें दाखिल करो, पेरेंट्स खुद कहेंगे कि हमें दाखिल करो। एक वक्त आएगा पेरेंट्स खुद ही कहेंगे, जब वो देखे ना, मुझे ये बताएं कि जब वो बाहर होते हैं तो आपसे तंग होते हैं ना, और अगर आप अंदर नहीं आना चाहते तो पेरेंट्स अंदर आ जाएं तो आपसे बच गए। और अगर वो 100 दिन के लिए अंदर आ जाएं तो मैं आपको बताऊं कि वो भी एक मॉडल हो सकता है जो कि विलिंग वेज के मॉडल को कम्पीट कर सकता है। कि हम वालिदैन को जब भी वो आए कहें कि जी दो ही काम ने, या तो इस बच्चे को 100 दिन लिए अंदर भेजो तो या तुसी 100 दिन लिए अंदर। जी अब आप बता दें कि कौन सा काम बेहतर है। हम कहते हैं देखो जी या तो इस बच्चे को साढ़े कोल करो तो तुसी बाहरों आके तुसी सीख लो, या हम कहेंगे कि जी आप हमारे पास आ जाएं। असल में आप आए हमारे पास इसलिए है कि आप दुखी बड़े हो गए हैं, आप तंग बड़े हो गए हैं,
तो आप आ जाएं, हम आपकी मुट्ठी चांपी करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे जी, और आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या आपका ख्याल है कि ऐसे वालिदैन 4 दिन से ज़्यादा अपने बच्चे के बगैर रह सकेंगे? भी बच्चा तो घर पे है, लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि बच्चा विजिट करने आए, टच एंड गो करके जाए। देखो ना, वो ट्रीटमेंट मॉडल है ना। तो ट्रीटमेंट मॉडल में सिंपली हम कहते हैं कि जनाब सबसे पहली बात तो यह है कि 100 दिन अंदर रहना माँ बाप का हमारे पास, और बच्चे की शक्ल ना देखना जो घर पे रह रहा है। कितने लोग हैं ये कर लेंगे जो? तो सिर्फ ये बात समझ लेना कि वालिदैन के अंदर लीडरशिप चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी। अगर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी वालिदैन के अंदर पैदा हो जाए तो फिर मसले हल होने शुरू हो जाए। लेकिन अभी चूंकि वो मॉडल है नहीं, जो मॉडल है हम उस पर वापस आ जाते हैं कि जो पेशेंट है वो हमारे पास होता है और फैमिली सारी घर होती है। लेकिन फैमिली ने अपनी ज़िंदगी की तमाम जो खुशियां हैं वो रोकी होती हैं, तमाम सरगर्मियां रोकी होती हैं, तमाम मंसूबे रोके होते हैं कि जब आएगा। क्या ये बात कोई अनोखी बात है? ये किसी और दुनिया की बात कर रहा हूँ कि वालिदैन के पीछे लगना चाहिए, वालिदैन को पीछे लगाना चाहिए बच्चे को। इसमें कोई दुनिया के किसी मुल्क में इसके मुखालिफ रवाज है? क्या दुनिया के किसी कानून में इसके मुखालिफ कानून है कि वालिदैन के पीछे लगना चाहिए एक बच्चे को जो दुनिया में तशरीफ़ लाया है और उसको बलूगत तक, बल्कि उसके भी कुछ देर बाद तक वालिदैन के पीछे लगना चाहिए? तो इस बात को आप मानते हैं? और जब हमसे आप वापस लेके जाते हैं बच्चे को, तो जब हम आपकी थोड़ी ड्यूटी लगा देते हैं ये टेस्ट करने के लिए, लिटमस पेपर टेस्ट करने के लिए हम आपकी ड्यूटी लगा देते हैं कि अच्छा ये इसको ये नहीं करने देना चंद दिन के लिए, तो मुझे बताइए कि जान मुसीबत को आ जाती है ना कि इसको पुराने दोस्तों से नहीं मिलने देना, दोस्तों को घर आके नाइट स्पेंड नहीं करने देना, किसी के घर जाके नाइट स्पेंड नहीं करनी, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मोबाइल शोबाइल ये अभी नहीं करना कुछ दिन जो है, और अपना स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है और उसको बाकायदगी से भेजना है। और वो बीच में जब नफीस मशवरे लेके आए, बहुत अच्छे मशवरे लेके आए, तो नेक मशवरे लेके आए, मुकद्दस मशवरे लेके आए, तो उसके वो मशवरे नहीं मानने। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जब भी कोई टीचर या कोई बुजुर्ग या कोई फादर या माँ आपको कहती है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, तो फॉर ए मोमेंट समझ लो कि वो ठीक कह रहा है। अगर कोई आपका खैर ख्वाह है, अगर कोई दिलो जान से आपकी ज़िंदगी को अच्छा देखना चाहता है और वो आपको कहता है आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपको एक दिन के लिए सोच लेना चाहिए कि यार शायद ये ठीक कह रहा है। अगले दिन फिर बेशक आप पलट जाएं, अगले दिन आप कहें नहीं मैंने बहुत सोचा है, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था। तो जो लोग भी आपका भला चाह रहे होते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल में होते हैं। कहते हैं ना सच कहो ते परा बो, जैसे आप यहाँ बैठे थे ना, इसको उरा कहते हैं। जो आप वहाँ बैठे हैं वो परा है, क्यों जी? ऐसे ही है ना कि सच कहो ते ओ परा बो। तो माँ बाप ये गलती करते हैं कि वो छोटी छोटी बातों के, टेम्परेरी बातों के झांसे में आ जाते हैं। जब वो कहता है कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं 3 दिन तबलीगी जमात के साथ चित्राल की टाफ़ी चेक करने जाऊं,
क्योंकि जब भी कोई सेकंड ओपिनियन के लिए सोचता है तो जाहिर बात है, जब कोई कहेगा कि मैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूं तो हम कहेंगे हाँ बाय ऑल मीन्स, हम कहेंगे ज़रूर। लेकिन पीछे हटने से मुराद ये है कि हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं सेकंड ओपिनियन ना ले, हमारे पास ही रहे। हम कहते अच्छा ये तजर्बा कर लें, जब आप मोटरवे से उतरेंगे गलत जगह पे तो चक्कर लगा के फिर आप वहीं आ जाएंगे। हमें तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेकंड ओपिनियन का ख्याल माँ बाप के जहन में आए तो क्या करें, वो ज़रूर ले लें। माँ बाप के जहन में अगर सेकंड ओपिनियन का आ रहा है ड्यू टू सम हर्डल तो बिस्मिल्लाह, माँ बाप जो है जब वो कहेंगे सेकंड ओपिनियन लेना है तो दिस शोज लव एंड कंसर्न। लेकिन जब मरीज कह रहा है कि सेकंड ओपिनियन ले लें तो वो डॉक्टर शॉपिंग नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि किसी तरीके से मैं यहाँ से तो निकलूँ। तो जब पहली बार मरीज आता है तो आप पेशेंट्स के पीछे लग के नहीं आते, आगे लग के आते हैं। फिर वो कौन सा मौका होता है जब अच्छे भले आप आगे चल रहे होते हैं और पेशेंट को पीछे चला रहे होते हैं तो ये पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये कब होता है? वो कोई सोल्यूशन देख रहे होते हैं, वो कोई अपनी तकलीफ़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके शब रोज़ बड़े ख़राब गुजर रहे होते हैं। मरीज़ नशे नुशे में पड़ा होता है तो घर वाले जो हैं मुसीबत में पड़े होते हैं, रात को करवटें बदल रहे होते हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आता है। और जब वो आता है तो चुप करके बाज़ औक़ात सो जाते हैं, उससे बात भी नहीं करते, कुछ कहते भी नहीं है। तो ऐसे में जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो मरीज़ के बारे में आके बात करते हैं, यानी मरीज़ से आगे आते हैं और पीछे पीछे फिर मरीज़ आता है और ये सिलसिला चलना शुरू होता है कि घर वाले आगे और मरीज़ पीछे। लेकिन फिर ये कौन सा मरहला आता है कि वापस मरीज़ आगे और घर वाले पीछे हो जाते हैं, जो मरीज़ कहता है घर वाले वो करना शुरू हो जाते हैं। ये मरहला कब आता है? जब फैमिली को काफ़ी दिन कोई तकलीफ़ नहीं होती। जैसे मैं कह रहा था कि आज ही मेरे साथ एक ये सेकंड ओपिनियन वाला कोई मशवरा करने आ रहा है, तो 1.5 साल में उस बंदे ने 3 या 4 दफ़ा नशा किया है, जिसकी वजह से पहले इलाज के बाद 2 दफ़ा उसको फिर आना पड़ा, जिसकी और भी वजूहात थी। लेकिन 1.5 साल में जो नशा करने की फ्रीक्वेंसी है वो 3 या 4 दफ़ा है, और जो सुसाइड अटैम्प्ट्स वो करता था वो 1 दफ़ा भी नहीं की, और वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर। देखिए ऐसी कोई फैमिली नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो और क्या चाहिए कि फैमिली कहे कि हमारा बच्चा ठीक है, दिल से फैमिली कहे बच्चा ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कई दफ़ा घर वाले जो हैं वो तो ठीक लाइन पे चल रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ के कोई दोस्त होते हैं जो देखने में वेल विशर होते हैं लेकिन ना समझ होते हैं, और वो मरीज़ के कहने पे इन बातों को उछालते हैं। और जब हमें कोई कहता है सेकंड ओपिनियन लेने के बारे में, तो हमारी पोजीशन ये होती है कि हम फिर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप का दिफा खुद नहीं करना चाहते। हमारा दिफा कोई और करे, हम अपनी तारीफ़ खुद नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि अगर कोई बेहतर जगह आपके पास हो, कोई बेहतर बंदा हो जो कि आपके बच्चे का इलाज कर सके, तो बाय ऑल मीन्स प्लीज़ गो हेड डू इट। और फिर उनसे ताल्लुकात भी ठीक रखते हैं। तो जब काउंसलिंग शुरू होती है तो किचकिच चलती है, आपके और आपके बच्चे के दरमियान रोना धोना होता है, पर वो गैप कम हो रहा होता है, चाहे इंच करके हो रहा हो, चाहे 1% ईच डे हो रहा हो, वो गैप कम होता है। और मैंने खुद देखा है कि वो गैप बहुत कम हो रहा होता है। तो गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। जैसे कई दफ़ा वालिदैन कहते हैं अगर इसका इलाज कराया तो कहीं हमसे नफ़रत तो नहीं करने लगेगा। मैंने कहा अभी जो सारी कहानी आपने सुनाई है वो नफ़रत की कहानी है कि देखें जी हमारे साथ वो नफ़रत करता है, ये करता है, गालियाँ देता है, वह तंग करता है, वह बुरा भला कहता है, हमें कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया है। तो ये किस चीज़ की मोहब्बत की निशानी है? कितना बड़ा गैप होता है तो वालिदैन मन मन के कदम ले के जाते हैं किसी जगह, और जाके कितने पत्थर दिल के साथ, यानी कई दफ़ा ये देखने में आया कि पेशेंट को दाखिल करा के तो बैठ के किसी कमरे में रो रहे होते हैं, हमारे ही किसी कमरे में बैठ के रो रहे होते हैं। ऐसी तकलीफ़ों में हमने वालिदैन को देखा है। तो मुझे आप खुद ही बता दीजिए फिर कि गैप पहले ही बहुत बड़ा होता है, वो सिर्फ छोटा हो सकता है। अब
मज़ीद बड़ा नहीं हो सकता। तो और जो पहले नफ़रत की लकीरें खिंच गई होती हैं लव हेट रिलेशनशिप की, उन लकीरों को मिटाने की एक कोशिश की जा रही होती है। वालिदैन को लीडरशिप सीखने की ज़रूरत है कि कुछ अपने पीछे लगा लें उस बच्चे को जिसको उन्होंने छोटे से साइज़ में वसूल किया था, 8 पाउंड का, 7 पाउंड का, हद 9 पाउंड का, इसमें उन्होंने उसको वसूल किया था। जो बेबस था, जो पेशाब पखाना नहीं कर सकता था, जो टॉयलेट ट्रेन नहीं था, जिसको नेपी बांधनी पड़ती थी। तो जब आप 100 दिन के लिए यहाँ आते हैं और 100 दिन गुजर जाते हैं, तो क्या कोई कॉन्टिंजेंसी प्लान होना चाहिए? कॉन्टिंजेंसी प्लान, जिसे प्लान बी कहते हैं लोग, प्लान बी। कभी आपके जहन में आया किसी के कि एक प्लान बी होना चाहिए कि व्हाट इफ अगर ये फॉलो अप पे नहीं आता, व्हाट इफ अगर ये हमें कहता है कि डॉक्टर को मेरी बात मत बताओ, मुझे घुटने में दर्द है, मुझे पट्ठों में दर्द है, मुझे कंधे में दर्द है, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगा, मैं अपनी अम्मा को बताऊंगा, मैं अपनी बीवी को बताऊंगा, डॉक्टर को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर को क्यों नहीं? मैं डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। भाई हकीमों के चक्कर में पड़ जाओ, डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना, तो फिर और किसके चक्कर में पड़ना है? पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट कहता है कि मैंने नहीं जाना, विलिंग वेज नहीं जाना, या विलिंग वेज के खिलाफ बात करता है, तो इसको ट्रांसलेट करें। प्लान बी कहता है कि इसको फ़ौरन ट्रांसलेट करें। घर वाले सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि किस दिन ये नशा करेगा तो फिर इसको हम वापस डालें, लेकिन अगर कोई बंदा सारे आसार एग्जिबिट कर रहा है वही, तो वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जी देखें, फैमिली कहे कि ना जाओ तो आप उन्हें समझाएं, तो आप उसे समझाएं कि देखें आप मुझे लेके गए थे, मुझे अच्छा लगा है कि मैं एक नशे के बगैर ज़िंदगी में आ गया हूँ, तो अब आप मुझे जाने दें, बल्कि आप भी मेरे साथ चलें, क्योंकि आपका बेस्ट इंटरेस्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? पहले तो ये है ना कि सबसे पहले बेस्ट इंटरेस्ट आपने देखना है अपना, और फैमिली को आप समझाएं कि देखिए पहले तो आप मुझे लेके गए और आप खुद ही नहीं जाना चाहते, जबकि रिकमेंडेशन है कि ये करना चाहिए, फिर आप गूगल पे चले जाएं कि करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो कॉन्टिंजेंसी प्लान है, इसके बारे में कभी सोचा कि व्हाट इफ ये हो गया तो क्या करेंगे? अगर ये कहे कि जी सिगरेट तो मैंने ज़रूर पीना है, तो फिर आपका प्लान क्या होगा? अगर ये कहे कि मैंने पुराने दोस्तों को मिलना है तो क्या? अगर ये कहे कि मुझे उसी तरह 10-10 लाख रुपया महीने का दो जैसे पहले देते थे, तो फिर आपने क्या करना है? तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो पार्टी करता है, ड्रग्स करता है और 10-10 लाख रुपया घर वालों से यकमुश्त लेता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और इलाज के बाद हम कहते हैं कि रुपये पैसे की इतनी रेल पेल अच्छी नहीं है। नहीं, रेल पेल अच्छी नहीं है, वैसे रुपया पैसा दें इतना ज़रूरी हो जितना पेशेंट को हर्ट ना करे। हमें अपने पेशेंट को उतने वसाइल और रुपया पैसा देने की ज़रूरत है जो उसको हर्ट ना करे, उसको हेल्प करे, क्योंकि वालिदैन के रुपये पैसे पे हक होता है औलाद का। लेकिन अगर वही रुपया पैसा उसके लिए पार्टी की राह हमवार करता है और वही रुपया पैसा लोगों को उसकी तरफ खींचता है, अगर अट्रैक्शन होती है उस रुपये पैसे से और कीमती गाड़ियों से, तो वालिदैन को उससे रोक देना चाहिए। जो कैंसर का डेथ रेट है और जो मॉर्बिडिटी है यानी तकलीफ़ें हैं कैंसर की, वो नशे की बीमारी से कम है। डेथ रेट भी कम है, 5 ईयर डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट बीमारियों का हमेशा 5 ईयर डेथ रेट प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस का देखा जाता है, 5 ईयर डेथ रेट। तो जो 5 ईयर डेथ रेट है वो कैंसर का जब कंपेयर करते हैं ओवरऑल नशे की बीमारी से, डेथ रेट की बात कर रहा हूँ, वो कैंसर का डेथ रेट कम है, नशे की बीमारी का डेथ रेट ज़्यादा है। और अनगिनत तरीक़ों से मरीज़ मौत के मुंह में उतरते हैं। रोज़ाना 700 लोग पाकिस्तान में 6 फुट नीचे चले जाते हैं नशे की बीमारी से। किसी सैलाब से इतने नुकसानात नहीं होते, किसी दहशत गर्दी से इतने नुकसानात नहीं होते, किसी कोरोना से इतने नुकसानात नहीं होते। 700, और इनमें वो 50 लोग शामिल नहीं है जो रोज़ाना ओवरडोज से मरते हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई नशे की हालत में, आपको पता है कि लोग जब नशा किए होते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कुछ भी करते रहते हैं। काफ़ी हादसे होते हैं, सड़कों पे बेगुनाह लोग भी उनकी वजह से मरते हैं। उसको भी आप नशे की बीमारी के डेथ रेट में काउंट करते हैं कि रोज़ाना रात को शेरपाव पुल पे एक गाड़ी उल्टी होती है।
क्या कोई कर्तव्य दिखा रहा होता है? मुझे बताइए कि कौन होता है जिसकी गाड़ी रोज़ाना, मैं समझा कि कोई एक ही आदमी है रोज़ ये तजर्बे करता है। वो मुझे बताया ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि नहीं जी सच्ची ये रोज़ नया आदमी होता है। कोई रात को 3 बजे वो पार्टी से वापस आते हुए शेरपाव पुल पे उल्टे हुए, और फिर जब उनके घर वाले परेशानियों से तंग आके कोई चारा करते हैं और उनके इलाज को शुरू करते हैं तो 4 दिन में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो फिर उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक जो कि समझने की ज़रूरत है। अगर अभी आप उसको पीछे नहीं लगा सकते तो देयर इज़ स्टेप 1 कि आप उसके पीछे ना लगे, उससे इनफ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेमिना बन जाएगा, फिर आप उसको भी पीछे लगा सकेंगे। और ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि उसके पीछे नहीं लगना, उसको पीछे लगाना है। अगर पीछे नहीं लगा सकते हो तो खुद पीछे नहीं लगना। इससे इतनी सेफ्टी क्रिएट हो जाएगी कि आपके बच्चे की ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। पहली चीज़ है कि ज़िंदगी महफूज हो, दूसरी चीज़ है कि मॉर्बिडिटी ख़त्म हो। मॉर्बिडिटी होती है जैसे कि खांसी या तकलीफ़ कोई या चेस्ट पेन, उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी होती है कि बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जैसे कोरोना होता है तो उसकी मॉर्बिडिटी 1 महीना चलती रहती है, जिस्म दर्दें करता रहता है, परेशानियां होती रहती हैं। कोरोना की मॉर्टिलिटी 1% है, 100 में से एक बंदा जिसको कोरोना होता है वो इस दुनिया से भी चला जाता है। सिंपल लॉजिक है जो कि आपको समझना कि एक हमारे साथ मिल के जब 90 का दिन आता है, 90 जब दिन गुजर जाते हैं तो हम परेशान देखते हैं। तो मैं एक्चुअली ये तलाश कर रहा था कि उस परेशानी का क्या हल है जो 90 दिन के बाद वालिदैन के चेहरे पे नज़र आती है। तो मुझे एक जगह ये नज़र आया कि कॉन्टिंजेंसी प्लान होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। मैंने फिर गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कॉन्टिंजेंसी प्लान एक स्पेशलिटी है जिसमें लोग PhD करते हैं, यानी वो प्लान जो कि आपके पहले प्लान की कमज़ोरियों को दूर करने के काम आता है। कॉन्टिंजेंसी प्लान, प्लान बी, और उसके ये असूल हैं और उसके ऊपर लोग PhD करते हैं इस बात के ऊपर कि किसी मामले में, किसी मंसूबे में जो ख़तरा है कि वो ख़राबी की तरफ चला जाएगा, उसको कबल अज़ वक्त भांप लेना और ऐसे मामलात को तय करना कि वो नुकसान से बच जाए। उन्होंने प्लान ए को उन्होंने छोड़ दिया, वो प्लान बी की बात करते हैं कि जब किसी का प्लान ए होता है, जैसे फ़र्ज़ करें कल आपको शादी होगी आपकी, तो ये इसका एक प्लान होगा कि उन ताड़ा घर वस जाए, तुसी मियां बीवी खुशी खुशी रहो, ताड़े 12-14 बच्चे होन, तो भाई ये प्लान ए है। तो आपके अब्बा मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी प्लान बी दसो कि जो मियाँ बीवी किधरे लड़ना पैन या कोई मसला ना हो जाए, तो इनको आपस में खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर प्लान बी काम आएगा। ठीक है, आप समझ गए ना कि प्लान ए किसी का होता है, प्लान बी फिर कोई और देता है कि देखो अगर ये ना हुआ, इसी प्लान में जब कोई खराबियाँ या दरारें आने लगीं या इस प्लान में से कोई धुआं उठने लगा, तो एक प्लान बी है जिसको कॉन्टिजेंसी प्लान कहते हैं, तो उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर आखिरी 10 दिन कॉन्टिजेंसी प्लान पे हम लगा दें तो मेरा ख़्याल है कि 10 दिन परेशानी के बगैर भी गुजर जाएंगे और उसके नताइज भी कुछ अच्छे लगेंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।